कहते हैं राजनीति में जो वक्त पहचान ले वो इतिहास बना देता है। और अगर वाकई बिहार के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाती है तो इतिहास ही कहलाएगा। अगर फिर से 11वीं बार नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं तो ये इतिहास ही कहलाएगा। अगर एक बार फिर से 20 साल शासन में रहने के बाद एनडीए की सरकार बनती है तो ये नई तस्वीर होगी। एक बार फिर से इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए आज बिहार के मधुबनी में दिन भर के चुनावी प्रचार के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मधुबनी के बारे में कहते हैं कि मधुबनी के नाम से ही रस झरता है और ये पूरा मिथिलांचल का इलाका। शुरुआत कुछ ऐसे ही सवाल से करते हैं कि आपके लिए प्रचार बाकी राज्यों के प्रचार से कैसे अलग है? देखिए, बिहार भारत के इस इतिहास का एक बहुत अभिन्न अंग है और एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में इतिहास के यहाँ से करीब करीब 1000 साल तक पूरे देश पर शासन चला है। और उसी समय बिहार में ज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र, विज्ञान, इस सभी विधाओं में एक उत्कृष्ट शोध भी हुआ और शोध के परिणामों का संचय भी हुआ। यहीं पर विक्रमशिला और नालंदा विद्यापीठ हुए। यहीं से तक्षशिला का लगभग 500 साल तक वित्त पोषण हुआ। तो ये 3 बहुत बड़े महाविद्यालयों ने न केवल भारत के इर्द गिर्द जुड़े हुए चीन तक के सभी देशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। और एक प्रकार से मैं साइंटिफिक डेटा के आधार पर कहना चाहता हूँ कि बिहार का युवा का आईक्यू दुनिया में करीब करीब सबसे ज्यादा है। बिहार के लोग बहुत खुश होंगे ये बात सुनकर। और मैं कई बार कहता हूँ इसको, और मेरे पास एक अलग प्रकार का डेटा भी है, मगर आज हमारे इंटरव्यू का विषय ये नहीं है। मैं राजनीति पर बाद में आऊंगी। सर, एक और सवाल है बस बिहार से जुड़ा। आप हमेशा कहते हैं अमित शाह जी की राजनीति हमारे लिए, सियासत हमारे लिए सिर्फ सत्ता का साधन नहीं है, विचारधारा पर हम जोर देते हैं। उस विचारधारा में बिहार कहाँ बैठता है? देखिए, बिहार भारत का ही हिस्सा है और एक प्रकार से पूरे भारत ने मेरी पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया है। तभी तो 1980 में बनी हुई, एक प्रकार से 1950 में, मगर 1980 में हमारा पुनर्जन्म हुआ। 80 से 2025 तक 45 साल के कालखंड में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सरकारें हैं। एनडीए की मिलाए दे तो 2/3 देश में हमारी सरकारें हैं। हजारों तहसील पंचायतें हैं, सैकड़ों जिला पंचायतें हैं, सैकड़ों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये विचारधारा की स्वीकृति का परिचायक है। और बहुत लंबे समय के बाद तीसरी बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। बिहार में इतनी सीटें दी हैं, 12-12 आप दोनों को। सर, अब तो वोटिंग का दिन पहले दौर के लिए करीब आ गया है। आपकी नजर में क्या स्थिति दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करेंगे। 160 का आप दावा कर रहे हैं? मतलब 160 से ज्यादा मतलब सब पार्टियों की अच्छी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि जेडीयू भी अच्छा करेगी या बीजेपी ज्यादा अच्छा करेगी? कमोबेश सबका स्ट्राइक रेट हमारा समान रहेगा। सबका स्ट्राइक रेट समान रहेगा। ये बहुत दिलचस्प है। सर, जो लास्ट पीसी हुई है और मैनिफेस्टो पर आ जाते हैं सीधा। मुझे भी एहसास है आप सुबह से लगातार प्रचार में गए। मैनिफेस्टो पे जब हम आते हैं तो मैनिफेस्टो में आपने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, रोजगार का। आप कह रहे हैं हाँ कि अब आप ठीक बोल रही हैं। हाँ, रोजगार हम सृजन करेंगे। इसमें कितनी सरकारी नौकरी होगी, कितना रोजगार सृजन, क्या कोई रोड मैप है? देखिए, रोजगार के 3 हिस्से हैं: सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार जी। ये तीनों का प्रमाण इसमें क्या होगा वो हम 2 साल में तय कर लेंगे। अभी तक 11 साल में हमने बिहार के अंदर इंडस्ट्री के लिए जो बहुत जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। रोड, रास्ते, ब्रिजेस, बिजली के कारखाने, ढेर सारा
इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी बना चुके हैं। कई सारी बड़ी इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगाई है, जैसे इथेनॉल उत्पादन में आज बिहार देश में सबसे पहले नंबर पर है, जो पहले कभी चित्र में नहीं था। बरौनी का खाद का कारखाना शुरू हो चुका है, 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं, पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क बहुत बड़ा बन रहा है, 9 इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसमें मिनिमम कम भूमि वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट 550 एकड़ का है, ऐसे 9 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बन चुके हैं। और बिहार के अंदर किस प्रकार की इंडस्ट्री आ सकती है, इसकी सारी संभावनाओं को तराश भी लिया गया है। नई बिहार सरकार बनने के बाद कोऑपरेटिव और कृषि के संलग्न उद्योगों के माध्यम से कितने कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग और स्वरोजगार का सृजन होगा, उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। इंडस्ट्री से कितना होगा उसका भी डिटेल प्लानिंग करेंगे। और इस सबको संभालने के लिए जो सरकारी नौकरी कितनी सृजित होगी उसका भी हम डिटेल प्लानिंग करेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने गंगा जी पर करीब करीब 4 पुल बन चुके हैं, 10 बन रहे हैं, हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, सारी रेलवे की लाइन का दोहरीकरण और बिजलीकरण दोनों हो रहा है, 158 रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, बिजली के कारखाने लगे, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। ये सबका ही हिसाब करें तो 7 करोड़ से ज्यादा मानव दिन का हम रोजगारी का सृजन कर चुके हैं। 7 करोड़ मानव दिन की बात करें, मानव दिन, ठीक है, वर्क डेज, ये हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से सारी चीजों को मिल मिलाकर हमारा जो ये वादा है, इसके पीछे हमारी गणित भी है और तैयारी भी है। लेकिन जैसे आप तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि इसका तो बजट ही नहीं है बिहार का, अगर वो हर परिवार को सरकारी बिहार का बजट नहीं चाहिए। हाँ। प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई नौकरी लगेगी तो प्राइवेट इंडस्ट्री को देंगे। आज इथेनॉल के कारखाने में कोई बिहार का युवा नौकरी कर रहा है तो वो इथेनॉल की कंपनी ने देना है, सरकारी बजट की जरूरत नहीं है। हाँ। सरकारी बजट 18,70,000 करोड़ का इन्वेस्ट हो चुका है। उसी फैक्ट्री के निवेश पर सर टारगेट कर रहे थे। फैक्ट्री के निवेश पर नहीं, रोड बनाने में, बिजली के कारखाने बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में 18,70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि विक्ट्री इनको चाहिए बिहार में, लेकिन फैक्ट्री ये लगाते हैं गुजरात में, और ये कहकर आप दोनों इथेनॉल के कारखाने यहीं लगे हैं, बिहार में ही लगे हैं। रीगा में आज मैं सभा कर आया, वहां चीनी मिल भी रीगा में ही चालू हुई है, जो मोदी जी का वादा था। और आज मैं कह कर आया हूँ, बिहार में हम 25 चीनी मिले या तो पुनर्जीवित करेंगे या नहीं करेंगे। तो जहाँ पानी का लेवल ज्यादा है, हर जगह पे सस्ते क्रॉप की जगह गन्ने का क्रॉप होगा और चीनी मिल का मुनाफा कोऑपरेटिव के कारण किसानों के पास पहुंचेगा। अगला मुद्दा रोजगार के बाद आते हैं सर, ये जो 10,000 का आपका, क्योंकि अब वो आंकड़ा बढ़कर 1,51,00,000 महिलाओं को 10,000 गया है। मैं भी कई महिलाओं से मिली, आज भी मुझे एक महिला मिली जिन्होंने कहा सिलाई मशीन खरीदी है, एक ने बताया कैंडल मेकिंग खरीदा, कईयों ने बकरियां खरीदी है, कुछ ने बाछी खरीदी है। वो कह रहे हैं कि ये वोट खरीदी है, ये जो बीजेपी कर रही है वोट खरीदी। अंजना जी, आप ही कह रहे हो कि वो महिला ने सिलाई मशीन खरीदी है, किसी ने बकरियां ली है, किसी ने केक बनाने का मशीन लिया है, तो वो उसकी रोजगारी के सृजन के लिए है। और अब ये 10,000 रुपया हमने जो भेजा है, ये सारी 25 महिला इकट्ठा होती है तो 2,25,000 रुपया होता है। और ये 2,50,000 रुपये को सीड मनी के रूप में इकट्ठा कर कम से कम 20 लाख का लोन मिल सकता है। तो एक अच्छा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग शुरू हो सकता है। अगर इसको भी आप वोट खरीदने का माध्यम कहते हो तो विपक्ष बोलता रहे, हमारी तो श्रद्धा है कि गरीब महिलाओं को एम्पावर करने से नेक्स्ट जनरेशन पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चे की करती है। बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं। गृह मंत्री जी, अगला मुद्दा जिस पर आप विपक्ष मतलब तेजस्वी यादव सबको घेर रहे हैं वो है जंगल राज। अब इस पर मेरे 2 सवाल हैं कि जंगल राज आज से 20 साल पहले, अब आप कह रहे हैं कि 3 नए मंत्री, आपने अपने एक रैली में कहा कि 3 मंत्री बनेंगे अगर तेजस्वी यादव आएंगे, अपहरण, हत्या, रंगदारी। तो लालू राज में जो हुआ उसका तेजस्वी यादव को कैसे ब्लेम कर सकते?
लाल तेजस्वी जी कौन है? बेटे हैं उनके। आरजेडी के सारे टिकट किसने बांटे? अपने हाथ से किसने दिए? जरा बताइए तो। लालू जी में कई लोग लालू जी ने ही दिए। तेजस्वी टिकट भी पार्टी के अध्यक्ष होकर बांटने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज भी आरजेडी के अध्यक्ष लालू जी है। आरजेडी की एक विचारधारा है लठमार रैली करने का। वो विचारधारा के आधार पर ही आरजेडी चलता है। अभी भी उनके गाने शुरू हो गए बिहार में, कट्टा लहराएंगे, कट्टा लहराएंगे। अभी तो चुनाव जीते भी नहीं। चुनाव जीतेंगे तो जंगल राज ही आएगा, आप मेरी बात मान कर चलिएगा। और 20 साल से जंगल राज नहीं है, इनमें उनका कोई योगदान नहीं है। 20 साल उनका शासन नहीं है, इसलिए है। अगर उनका शासन आया है तो नए चेहरे के साथ, नए भेष में, नए कपड़ों के साथ जंगल राज ही आएगा। इसलिए मैं बिहार की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि अगर विकसित बिहार का संकल्प सिद्ध करना है तो अच्छी कानून और व्यवस्था के बगैर हो नहीं सकता, जो आरजेडी नहीं दे सकती। एक स्ट्रैटेजी क्लियर दिख रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आजकल पोस्टर से लालू जी की फोटो गायब है, तो ऐसा उन्होंने क्या पाप किया है कि उनको छिपाया जा रहा है? तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सीधा साधा उत्पन्न होने वाला सवाल है। पोस्टर देखकर आप पूछ लीजिएगा, यूपीए वाले मिल जाए तो, राहुल जी या लालू जी के बेटे से। पर वो तो अब चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उनकी फोटो वो कह रहे हैं काहे को लगाएंगे हम? नहीं, हमारे चुनाव में कई ऐसे लोगों का फोटो होता है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी कहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? फोटो होती है। अटल जी का भी होता है, दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी होता है। लेकिन ये जो हमला था जंगल राज वाला, क्या गृह मंत्री जी वो मोकामा की घटना से उसकी धार कुंद हुई है? जरा भी नहीं हुई है। देखिए, जंगल राज की व्याख्या क्या है? किसी भी अच्छे कानून और व्यवस्था में एक भी घटना नहीं होगी ऐसा नहीं होता। जंगल राज कब फैलता है? जब घटना होने के बाद वो आदमी कौन है इसके आधार पर कानून काम करता है, तब जंगल राज पैदा होता है। उनके जमाने में ऐसी घटनाएं होती थी, इससे भी बड़े नरसंहार होते थे, जहाँ 35-35, 40-40 लोग को मार दिया जाता था। और वो अपराधी मुख्यमंत्री के साले के घर में प्रश्रय लेते थे या मुख्यमंत्री के स्वयं के घर में छिपते थे और पुलिस बाहर उनका चौकी करता था। तब जंगल राज फैलता है। मोकामा की घटना हुई, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, परंतु उनको बचाया नहीं गया है। उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन अनंत सिंह एक मतलब उन पे बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, उनको जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। ऐसा है अंजना जी, आप हमको तो इतना सरलता से पूछ ले हो। राहुल जी और लालू जी को पूछे, लालू जी तो स्वयं आरोप नहीं है, सजा हो चुकी है। और राहुल जी इनके साथ हाथ मिलाकर गांधी मैदान में खड़े होते हैं। इनको तो सजा हो चुकी है ना। अपराधी सिर्फ आरोप नहीं है, अब सजा ही हो चुका। 21 साल तक मुकदमा चलकर। अब आते हैं इस बात पर कि जो हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। वो कई जगहों पर साहनी साहब के साथ मछली भी पकड़ने गए, कह रहे वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राहुल जी के ऐसे निवेदनों का कांग्रेस को भरसक नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मणिशंकर अय्यर से लेकर सोनिया गांधी जी ने जब जब मोदी जी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी की जीत और गाढ़ी हुई। और इस बार भी यही होगा। और उस बार तो उन्होंने छठ मैया का भी अपमान कर दिया। मोदी जी का अपमान करते 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 छठ मैया का भी अपमान कर दिया। बिहार की जनता इसको अच्छे से नहीं ले रही। छठ पूजा की आपने बात की, एक बार जातीय समीकरणों पर आते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति होती है और आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। मुस्लिम को टिकट ना देना एक भी एनडीए से 4 मुसलमान लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है सर? सोच कोई वजह नहीं है, जो जीतता है उसको हम देते हैं। जीत की दावेदारी जिसकी ज्यादा दिखती है, ना, संभावना जिसकी, दावेदारी क्या होता है। अगला सवाल आपसे यही है कि ओवरऑल जो चैलेंज है, अगर आप देखिए उसमें
हिंदू मुस्लिम वाला क्या पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि आप सीतामढ़ी में थे, मैं उस रैली में मौजूद थी, और सीतामढ़ी की रैली में जब आप सीता माँ के मंदिर का ऐलान कर रहे थे तो एक रिस्पांस मिल रहा था। तो आपको लगता है आज भी मंदिर को लेकर चर्चा रेलेवेंट है इलेक्शंस में? सर देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरी पार्टी मानती है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमारे समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और पॉलिटिक्स में अपीसमेंट के कारण इसको साइड पे रख कर चलना, ये हमारी पार्टी इसको अच्छा नहीं मानती। सीतामढ़ी में सीता माता का भव्य मंदिर बनना, ये बिहार के जनता की मन की इच्छा है, जिसको पूरा करने का हमने वादा किया है, जिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मगर आप इसको महज एक चुनावी वादे के रूप में देख रही हो तो वो गलती है। एक परिवर्तन है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जमीन पर उतारने का, और हम उतार रहे हैं। सीतामढ़ी की रैली में मैं सामने खड़ी थी, आपको सुन रही थी, आपने एक और वहां पर बात कही बहुत हुंकार के। पहले आपने इंटरव्यू में कहा था विधायक दल चुनेगा कि कौन सीएम बनेगा। आपने वहां पर कहा कि उनसे जाके कह दो सीएम और पीएम का पद नो वैकेंसी है। तो नहीं है, नीतीश कुमार जी सीएम है और मोदी जी पीएम है, कहाँ जगह खाली है? देखिए, मेरा सवाल इससे बढ़कर एक है कि आप भी यही कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम उन्हीं को सीएम बनाएंगे, तो सर एक पीसी करके अनाउंस कर देते कि हम नीतीश कुमार। सार्वजनिक सभा में जो कहा है इसको पीसी में आप दिखा ही दीजिए। पीसी क्या होता है? सार्वजनिक सभा में ही हम बोले सीएम और पीएम का पद खाली नहीं है इनके लिए। जो पीसी हुई उसमें मैनिफेस्टो वाली, सर उसमें सिर्फ 26 सेकंड के लिए वो आए, और 26 सेकंड की पीसी, इस पर भी बहुत हमलावर है तेजस्वी। ऐसा नहीं है, कुछ छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग घटनाओं को बहुत अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वहाँ 5 पार्टी के प्रमुख नेता थे, सभी अगर 25-25 मिनट का भाषण करते तो 140-50 मिनट का भाषण होता। कोई पीसी 150 मिनट की हो नहीं सकती। तो घोषणा पत्र के विमोचन के बाद हमारे 2 वरिष्ठ नेता नड्डा जी और नीतीश जी चले गए, और बाकी दलों के मुख्य नेताओं ने आधा घंटे तक इंटरव्यू दिया है सबको। तो आप कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल। अब आते हैं अगले चरण पर, क्योंकि ये जो स्वेरिंग इन है उसके लिए तेजस्वी यादव ने अभी से सर डेट का ऐलान कर दिया है। अच्छी बात है। वो कह रहे हैं 18 तारीख को हम शपथ लेने वाले हैं। देश की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी। कौन सी ऐसी बात है जिस पर आपको लगता है कि बिहार की जनता एक बार फिर से सर 11वीं बार एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में, आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनको फिर से मौका? मैं 4 महीने से लगातार बिहार में आ रहा हूँ। हाँ। मैं बिहार के लोगों को भी मिला हूँ, और लोगों के बीच में रहने वाले हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को भी मिला हूँ। मैं जानता हूँ कि बिहार की जनता फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को विजयी करेगी। सर एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पर फैक्ट्रियों को लेकर है, जिस पर आपने बहुत सारा कहा। एक छवि बिहार की बनी, जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए बहुत मान सम्मान, कई बार उनका तिरस्कार किया गया उनको बिहारी लेकर, और लेबर फैक्ट्री बिहार बन गया है। ये जो छवि है उसका काउंटर क्या है? क्योंकि आज भी कई ऐसे राज्य हैं, सड़कें दिख रही हैं, कई लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम भी लोगों के भी, लेकिन अभी भी कई राज्यों से पिछड़ा है। इसकी वजह क्या रही? पूरी समस्या के समाधान के लिए 20-25 साल चाहिए। हम 20 साल से यहाँ पर सत्ता में हैं, मगर पहले 10 साल ऊपर कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने बिहार को मदद नहीं किया। फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने 10 साल में इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो सारी पूरी करी। पहले 10 साल में नीतीश बाबू ने यहाँ पर कानून और व्यवस्था का स्थिति अच्छा किया। दूसरे 10 साल में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और फैक्ट्रियां आनी भी शुरू हो गई है। और मुझे लगता है अगले 5 साल में ये रिवर्स ट्रेंड निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। एक और आपका जो इंटरव्यू में बयान था सर, जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है, कि बार बार वो कहते हैं कि अमित शाह जी ने कहा है कि यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती। इस पर क्या जवाब है आप? मैंने ऐसा नहीं कहा है। हमने फैक्ट्री ऑलरेडी लगा दी है, वो भी उसी भाषण में मैंने कहा था। मैंने कहा था यहाँ विपुल मात्रा में पानी है, जमीन का कमी है, और बिहारी युवा
एवरेज आईक्यू से ज्यादा आईक्यू रखने वाला युवा है। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर आईटी, सॉफ्टवेयर और डेटा स्टोरेज की संभावनाएं बहुत है और इसकी पूरी संभावनाओं का दोहन हम आने वाले 5 साल में करेंगे। छोटी पार्टियों का सर जो जातीय समीकरण है वो बहुत हावी रहता है, तो 2 सवाल है। एक तो मुकेश सहनी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए यादव और जो मल्ला समाज के लोग हैं वो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो उनका भी कहना था कि मुश्किल है वोट को कन्वर्ट करना एक दूसरे की तरफ। ये जो छोटी छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या चिराग पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव नीतीश बाबू के साथ, ये सब वोट ट्रांसफर होगा ऐसे? देखिए पासवान जी तो लड़े थे, चिराग जी पहली बार लड़े हैं और ये छोटे दल और छोटी पार्टियों का राजनीति भी बिहार के लिए कोई नया नहीं है। ये सब होने के बावजूद हम 20 साल से लगातार चुनकर आ रहे हैं और अगले 5 साल के लिए भी चुनकर आ जाएंगे। पीके पर सर मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था, प्रशांत किशोर पर एक सवाल, आप इतना घूम कर आए हैं, आपको लगा कि वो एक फैक्टर बन सकते हैं कई जगहों पर? देखिए चुनाव में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इस देश में 1550 पार्टियां थी, एक और नई बनी है जन सुराज पार्टियां, और 151 पार्टियों में से 22 पार्टियां इस राज्य में चुनाव लड़ रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 160 सीट एनडीए की पार्टियों को मिलेगा, बाकी जो बच जाता है 160 से ज्यादा में मिलेगा, बाकी जो बच जाता है वो 22 पार्टियों में बटेगा। 22 पार्टियों में बटेगा, उसमें ओवैसी साहब भी होंगे? जो भी होंगे वो होंगे, तो बिहार की जनता को तय। सीमांचल में बहुत सीटों पर सर वो लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। देखिए वो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। हाँ। मेरा आकलन मेरे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर और बिहार की जनता के साथ संवाद और मेरा प्रचार जो चल रहा है, मेरा मतलब मैं खुद प्रचार जो कर रहा हूँ, इसके आधार पर बहुत स्पष्ट है 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए बिहार में सरकार है। किसका जोर चल रहा है, मोदी जी का या नीतीश बाबू? सभी का, पूरे एनडीए के दलों का चल रहा है। और आपकी नजर में क्या लगता है कि कौन सा वो एक मुद्दा है जो आपको जीत दिलाएगा? अगर कोई एक मुद्दा ऐसा है। हमने 20 साल तक अच्छा किया है, हमारी दोनों सरकारों ने अच्छा किया है, बिहार के लिए अच्छा किया है और आगे पर अच्छा करेंगे ऐसा जनता को भरोसा भी है, यही हमें जीत दिलाए। आखिरी सवाल सर, बीजेपी का अध्यक्ष कब तक चुना जाएगा? अभी चुनाव तक तो नहीं होगा, चुनाव के बाद तुरंत करने का प्रयास करेंगे। तो डिसीजन हो गया है? ऐसा है कि मैं अकेला डिसीजन नहीं कर सकता, पार्टी करती है, मगर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह जी, आप पटना में और तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर देखे जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। आज मधुबनी में ये इंटरव्यू कर रहे हैं, सीतामढ़ी में भी आपकी रैली थी। अब देखते हैं 14 नवंबर को जो भी नतीजे रहते हैं उसके बाद। देखिए मत 160 से ज्यादा सीटों के साथ हम जीत जाएंगे। चलिए, ये रिकॉर्डेड है सर हमारे पास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज तक पर आए। नमस्कार।